नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। लाहौल घाटी के बाशिंदों के लिए आज बेहद बड़ा दिन है। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण अटल टनल का उद्घाटन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में आज दुनिया की सबसे बड़ी अटल टनल का लोकार्पण किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि ये सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है। टनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज सिर्फ अटल जी का ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का इंतजार खत्म हुआ है और उनका सपना भी पूरा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला। अक्सर लोकार्पण की चकाचौंध में वो लोग कहीं पीछे रह जाते हैं जिनके परिश्रम से ये सब संभव हुआ है। इस महायज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले, अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनतकश जवानों, इंजीनियरों और मजदूर भाई बहनों को मैं नमन करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि अटल टनल लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगी। लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों और युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। अटल टनल से मनाली और केलांग के बीच की दूरी 3-4 घंटे कम हो जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। पीएम मोदी ने कहा कि अटल टनल भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ताकत देने वाली है। ये विश्व स्तरीय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता जागता उदाहरण है। आगे उन्होंने कहा कि बीते 6 वर्षों में हमारी सरकार ने पुरानी स्थिति को बदलने की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, करगिल, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम में अनेकों प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। साथ ही दर्जनों प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रदेश भर में किसानों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू लगातार कृषि अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। वहीं अध्यादेशों को वापस लेने की मांग को लेकर और मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक से महम चौबीसी के चबूतरे पर भूख हड़ताल का भी आयोजन किया गया। आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। विधायक बलराज कुंडू ने कल अनशन पर बैठे युवाओं को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया और हवन यज्ञ करके 11 नए साथियों को अनशन पर बैठाया है। इसी के साथ ही विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अध्यादेशों को पारित करके किसानों का शोषण करना चाहती है। सरकार से अध्यादेशों को वापस लेने की मांग भी उन्होंने की। हरियाणा के रोहतक में समाजसेवी कांता लाड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूपी के हाथरस में हुई लड़की के साथ गैंगरेप की कड़े शब्दों में निंदा की। कि हाथरस में जो हमारी बहन मनीषा के साथ घटना घटी है उसकी जितनी निंदा की जाए वो बहुत कि आज जो देश में सरकार है वो संवैधानिक सरकार नहीं है, वो लटकी सरकार है। नेता जो है, योगी जो है, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, वो लोग संविधान को मानने वाले नहीं है, क्योंकि आरएसएस ने कभी ना संविधान को माना ना तिरंगे को माना है। और वही राम राज्य, वही इनका जो एजेंडा है वो उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है। आज तक इतिहास में कभी ऐसा आपके सामने नहीं आया होगा तस्वीर कि रात को बिना परिवार की मर्जी के उस लड़की को पेट्रोल डीजल डाल के जला दिया गया। भवानीखेड़ा शहर में आज दलित समुदाय के लोगों ने पंचायत कर सोमवार को शहर में धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया है। इस दौरान समुदाय के लोगों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और पुलिस प्रशासन और सरकार पर मामले में कार्रवाई न करने के भी आरोप लगाए। शहर में आज पंचायत की अध्यक्षता हरियाणा जागृति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सिंधु द्वारा की गई, जिसमें समुदाय के लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया और आगामी रणनीति तैयार की। हरियाणा जागृति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सिंधु का इस दौरान कहना था कि आज सरकार पीड़ित को न्याय दिलाने में नाकाम है, जिसके कारण जगह जगह पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ये सामूहिक धरने प्रदर्शन प्रदेश में पीड़िता को न्याय नहीं मिलने पर आगे भी होते रहेंगे। इसलिए हमारी सरकार और प्रशासन से मांग है कि गैंगरेप मामले में पीड़िता को इंसाफ दिया जाए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज मनीषा के साथ जो रेप की और हत्या की घटना हुई है उसको लेकर के
कस्बा और आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न सामाजिक संगठन इकट्ठे हुए हैं और हमने सामूहिक स्तर पर निर्णय लिया है। सभी संगठनों ने सोमवार को तहसील कार्यालय पर हम इकट्ठे होंगे और यूपी सरकार और केंद्र सरकार की जो कार्रवाई रही उसकी हम प्रशंसा करते हैं और एक ज्ञापन राष्ट्रपति को, एक ज्ञापन राज्यपाल को देंगे ताकि भविष्य में इस टाइप की अपराधों की पुनरावृत्ति न हो। सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 की जांच के लिए चार्ज लागू किए जाने के बाद करीब 10% जांच घट गई है। इससे नए मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। सरकारी अस्पतालों में 20 सितंबर से कोरोना जांच पर चार्ज लागू किया गया था। तब से शुक्रवार तक 13 दिनों में 3,22,111 जांच हुई है। इनमें से 21,771 लोग पॉजिटिव मिले हैं, यानी 6.75%। जबकि इससे पहले 6 से 19 सितंबर तक के 13 दिनों में हुई 3,56,884 जांचों में 34,593 लोग संक्रमित मिले थे, यानी 9.69 पॉजिटिव थे। ऐसे में जहां जांच में करीब 10% की कमी आई है, वहीं मरीजों की संख्या भी 3% तक घट गई है। स्वास्थ्य विभाग के ACS राजीव अरोड़ा ने बताया कि टेस्टिंग के रेट 400 रुपये घटाए गए हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में RT-PCR जांच के 1200 रुपये मरीज को देने होंगे, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए पहले की तरह 650 और IgG आधारित एलिसा जांच के लिए 250 रुपये लगेंगे। जून में सरकार ने प्राइवेट लैब में RT-PCR जांच के 2400 रुपये निर्धारित किए थे, लेकिन बाद में अगस्त के आखिर में 800 रुपये घटाए गए थे। वहीं प्रदेश में आंकड़ों की बात करें तो राज्य मंत्री अनूप धानक और IAS AK सिंह समेत प्रदेश में 1,245 नए मरीज मिले हैं, जबकि 19 लोगों की वायरस ने जान ले ली है। सबसे ज़्यादा 3 मौतें हिसार में हुई, जबकि यमुनानगर, करनाल, जींद, पानीपत, फतेहाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में 2-2, जबकि पंचकुला और अंबाला में 1-1 मरीज की मौत हुई है। अब जहां कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,31,997 हो गया है, वहीं मौतों की संख्या 1,497 पर पहुंच गई है। एक दिन में 1,678 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक ठीक होने के बाद कुल 1,16,716 अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। रिकवरी रेट 88.69% हो गया है। सीएसआर यूनिवर्सिटी की छात्रा ने बोरेट ग्लास पर अपना रिसर्च पूरा कर लिया है। MSc की छात्रा रवीना ने हाल ही में रिसर्च की प्रक्रिया को पूरा किया है। रवीना मूल रूप से किसान परिवार से संबंध रखती है और यूनिवर्सिटी अब रिसर्च को पेटेंट करवाने की भी तैयारियों में जुट गई है। इस बोरेट ग्लास का प्रयोग नौसेना की पनडुब्बियों में प्रयोग होने वाली लेजर लाइट में, कैंसर के उपचार में प्रयोग होने वाली मशीनों की लेजर में, LED बल्ब में प्रयोग होगा। MSc की छात्रा रवीना ने बताया कि उसने बोरेट ग्लास पर अपना रिसर्च किया है। इसमें जिंक फ्लोराइड सिलिकेट ग्लास स्टोसन्सियम ऑक्साइड डाला गया है और ये ग्लास समेरियम डब्ड है। ये ग्लास ऑरेंज कलर की लाइट देगा। रवीना ने बताया कि उसका रिसर्च पूरा हो चुका है और अब वो विश्वविद्यालय की मदद से इसे पेटेंट करवाने की तैयारी में है। कैंसर की मशीनों में इस ग्लास का प्रयोग करने के बाद कैंसर के मरीज काफ़ी लाभ होगा। इससे मरीजों की अन्य कोशिकाओं पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं यूनिवर्सिटी के VC RB सोलंकी ने ग्लास पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि रिसर्च को पेटेंट करवाने की तैयारियां यूनिवर्सिटी द्वारा चल रही हैं। रिसर्च को पेटेंट करवाने के लिए भारतीय पेटेंट प्राधिकरण में अप्लाई किया जा चुका है। इस ग्लास के पेटेंट होने से विश्वविद्यालय और छात्रों को काफ़ी लाभ होगा। ये ग्लास कई तरह के लेजर उपकरण बनाने में प्रयोग होगा। इसके लिए अन्य इंडस्ट्रीज से भी संपर्क किया जाएगा। CRS यूनिवर्सिटी के 4 विद्यार्थियों के रिसर्च पेपर इंटरनेशनल पेपर में भी छप चुके हैं। के लिए हमें बहुत सारी करैक्टराइजेशन करनी पड़ती हैं और जो हमने करैक्टराइजेशन की है इसकी, जैसे फोटोल्यूमिनेसेंस है और XRD है एंड एक्साइटेशन एंड और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें करैक्टराइजेशन में होती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है भी जो हमारा एक ग्लास बना कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छा है LEDs के लिए और लेज़र के लिए। ये बताना चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी ने पहला पेटेंट फाइल कर दिया है और पेटेंट का आप सबको मतलब पता होगा कि उस राइट को, उस नॉलेज को कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी इंडस्ट्री बगैर यूनिवर्सिटी की और जो पेटेंट होल्डर है उसकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकती, और इस्तेमाल करेगी तो उसको उसके लिए उसकी फीस है बार बार देनी पड़ेगी। एक टैबलेट बनाने का अगर किसी को पेटेंट मिल जाता है तो एक टैबलेट ही एक बड़ी कंपनी को सैकड़ों करोड़ रुपए दे देती है। तो ऐसी शुरुआत इस यूनिवर्सिटी ने की है। प्रदेश भर में लगातार बढ़ रही बिजली चोरी की घटनाओं के चलते टोहाना में बिजली चोरी की घटना दिनों दिन लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते बिजली विभाग को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। विभाग को घाटे से उभारने के लिए
एसडीओ ने अधिकारियों को रिकवरी के आदेश दिए हैं, जिसके चलते टोहाना के हिसार रोड पर 132 केवी में कार्यरत बिजली विभाग के एक्सीएन रणबीर ने बताया कि बिजली विभाग को गहरा घाटा सहन करना पड़ रहा है। उसके अनुसार रिकवरी में 60% का घाटा निकलकर सामने आ रहा है। इसमें से भी बिजली लॉस की बात करें तो शहरी क्षेत्र में 17 से 18% और ग्रामीण क्षेत्रों में ये 60% है। एक सवाल के जवाब में बिजली विभाग के द्वारा कुछ सॉफ्ट कॉर्नर उपभोक्ताओं को रिकवरी के लिए अधिक परेशान किया जाता है, जबकि कई संवेदनशील क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारी जाने से परहेज करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उपभोक्ता अपना बिजली का बिल नहीं भरता तो चेतावनी के बाद उसका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि अपना बिजली का बिल समय पर भरें। हमने अपने सब डिवीज़न वाइज सारे एसडीओज़ को लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। 5000 से ऊपर तक जो भी डिफ़ॉल्टर है जिन्होंने पेमेंट नहीं करी है, तो हम उसको अब हमारा मूवमेंट काफ़ी तेज़ कर दिया है हमने, और हम कमिंग 1 मंथ में जो भी हमारी डिफ़ॉल्टिंग रिकवरी है उसको हम सेटराइट कर लेंगे। जो अगर हम रेवेन्यू का गैप निकालें, करीब अप्रैल से लेके अब तक करीब 15 करोड़ का गैप है। कोई पहले तो एक पोलाइट मैसेज ही दिया जाता है कि अपना डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट सबमिट कर दें, अगर वो जमा नहीं करते तो उनके कनेक्शन भी काटे जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट में हत्या की बात को खारिज कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन हालातों में मौत हुई है वो बताती है कि इसमें किसी किस्म का फाउल प्ले नहीं है और ये आत्महत्या का मामला है। दरअसल एम्स मेडिकल बोर्ड ने सोमवार को सीबीआई के साथ अपनी जांच रिपोर्ट कपूर अस्पताल द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के साथ शेयर की थी। एम्स की रिपोर्ट मिलने के बाद अब सीबीआई इस मामले की जांच सुसाइड एंगल को ध्यान में रखते हुए करेगी। यानी अब आगे की तफ्तीश में इस सवाल का जवाब ढूंढा जाएगा कि अगर सुशांत ने आत्महत्या की थी तो उसकी वजह क्या थी। क्या किसी ने उन पर दबाव बनाया था या उनको उकसाया गया था। बता दें कि एक लैपटॉप, हार्ड डिस्क, कैनन कैमरा और 2 मोबाइल फ़ोन सीज कर लिए गए थे, जिनकी जांच अभी चल रही है। अब तक की पड़ताल की बात करें तो सीबीआई कुल 20 से ज़्यादा लोगों से इस मामले में पूछताछ कर चुकी है, जो इस मामले में कथित तौर पर आरोपी बताए जा रहे थे, जिसकी जांच में अभी सभी आयाम पूर्णतः खुले हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अगर अभी भी कोई ऐसा पहलू सामने आता है जिसमें हत्या का एंगल नजर आता है तो इसमें आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ दी जाएगी, जो इरादतन हत्या के लिए लगाई जाती है। हालांकि पिछले 57 दिनों की तफ्तीश में इस तरह का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है जो ये इशारा करता हो कि एक्टर की हत्या हुई थी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।